नमस्कार मित्रों। मित्रों, हाल ही के कुमार विश्वास के प्रकरण ने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या किसी साहित्यकार को या कवि को राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं पालनी चाहिए। वैसे ये सवाल पहले भी चलता रहा है। पहले चलता इस संदर्भ में रहा है कि हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा में रहे और उनके बेटे अमिताभ, जिनको आप बिग बी भी कहते हैं, तो बिग बी जो है वो लोकसभा में रहे। लेकिन शीघ्र ही दोनों का मोह भंग हो गया था। बच्चन जी तो खैर अपने, क्योंकि वो उनकी सदस्यता एक साहित्य के कोटे से थी, उस आरक्षण से ही साहित्य और कला की साधना के फलस्वरूप उन्हें राज्यसभा में मनोनयन मिला था। लेकिन बच्चन बिग बी तो बकायदा चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन उसके बाद मोह भंग ऐसा हुआ कि राजनीति के गलियारे की तरफ देखना भी छोड़ दिया। और जब देखना छोड़ा तो उन पर कुछ आरोप भी लगे बहुत तरह के। उनको लगा कि ये दलदल ऐसी है कि इस दलदल में घुसना किसी भी कला, साहित्य या संस्कृति के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वैसे आपको ये भी बता दूं, इसी के बात के साथ साथ जोड़ दूं कि फणीश्वरनाथ रेणु, जिन पर फिल्में भी बनी उनकी कृतियों पर, और तीसरी कसम के माध्यम से भी चर्चा में आए, और आंचलिक उपन्यासों और आंचलिक लेखन के माध्यम से भी चर्चा में रेणु लगातार बने रहे। रेणु पर बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाओं ने विशेष आंक निकाले, उनके संस्मरणों को भी दिया, और उनको एक पूरा सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिलता रहा। लेकिन उसमें अब उसके बाद रेणु भी, जब जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन चला, तो उसमें बहुत सारे साहित्यकार शामिल हो गए थे, जितने भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो प्रिया ठाकुर थे, यहाँ तक कि दिनकर जी भी। सभी लोग जेपी आंदोलन का कहीं ना कहीं भाग बने। हुआ यह कि जब रेणु ने चुनाव भी लड़ा था एक बार, लेकिन चुनाव में जमानत नहीं बचा पाए। इतना बड़ा साहित्यकार, कद्दावर, जिसकी चर्चा आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती रही है और उसके पाठकों की संख्या भी लाखों में है, लेकिन चुनाव की महत्वाकांक्षा का जोखिम एक बार उठाया और पता लग गया कि ये कलमकारों की दुनिया नहीं है। श्रीकांत वर्मा को इंदिरा जी ने अपना विशेष रूप से एक विचारक को साथ में जोड़ने के लिए उनका इस्तेमाल किया, उनका प्रयोग किया। लेकिन श्रीकांत वर्मा जिस दिन से उस वक्त के सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़े, उस वक्त के बाद उन्हें हिंदी की नई कविता का सशक्त हस्ताक्षर जो माना गया था, वो धीरे धीरे वो पक्ष धूमिल होने लगा। उनका लेखन भी काफ़ी हद तक ठप हो गया, और जो उनके पाठक थे, उनके प्रशंसक थे, वो इंदिरा जी के प्रशंसक नहीं थे। तो एक प्रकार से पाठकों के और प्रशंसकों के मन में, या बुद्धिजीवियों के मन में, या बौद्धिक विचारकों के मन में एक अजीब सी भावना पैदा हुई थी श्रीकांत वर्मा के राजनीतिक क्षेत्र में दखल के बाद। और वैसे देखा जाए तो नंदिनी सतपथी उड़ीसा की मुख्यमंत्री भी रही, और नंदिनी सतपथी साहित्य के क्षेत्र में भी चर्चित रही, इसमें कोई शक नहीं। उनके भाई तथागत, वो भी बाकायदा सक्रिय रहे, लेखन में भी और राजनीति में भी। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अपना बचाव कर गए। इन्होंने राजनीतिक दलदल में बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं नहीं पाली कि शिखर तक पहुंच के ही दम लेंगे। और ये स्थिति कुमार विश्वास के मामले में हुई। कुमार विश्वास, जब कभी आपने सुना हो, शायद आप, या आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, या अगर आप चाहें तो नेट पे भी आपको ये मिल जाएगा, उनकी जो राम की शक्ति पूजा का जो पाठ, निराला जी की कृति का जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको देखकर तो लगता है कि ये कवि बहुत सशक्त है, और ये एक बहुत ही अनूठी कृति को, जिसको सामान्य रूप से निराला के बाद कोई पढ़ नहीं पाया था, उसको मंच पर जब प्रस्तुत किया तो लोग बहुत प्रभावित हुए, और लोगों को लगा कि ये निराला के अगर शिष्य परंपरा में या उसके श्रद्धालुओं की एक जो अग्रिम पंक्ति है उसमें खड़े होते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो एक कविता पाठ, राम की शक्ति पूजा कविता का जो कविता पाठ था वो अद्भुत था। लेकिन उसके बाद वही बात आ गई। अब कुमार विश्वास ने
बहुत सारी बातें, ये अन्ना हज़ारे के आंदोलन के समय ये सब लोग बीच में शामिल हुए थे। उसमें किरण बेदी भी आ गई थी और उसमें कुमार विश्वास भी आ गए थे, प्रशांत भूषण भी आ गए थे। लेकिन हुआ मित्रों ये कि आंदोलन में आने के बाद इनको 4 दिन कवरेज भी खूब मिली, चर्चा भी खूब हुई, इनको श्रद्धा भी मिली, इनको लोगों का विश्वास भी मिला। लेकिन बड़ी जल्दी ये लोग फेड हो गए, बड़ी जल्दी ये लोग धीरे धीरे इनका जो रंग था वो उड़ने लगा और ये समझ में आने लगा कि ये बुद्धिजीवियों का काम या किसी भी सिद्धांत प्रिय व्यक्ति का काम सियासत के क्षेत्र में कोई नहीं है। ये बात मानकर चलनी चाहिए, लेकिन नहीं मानते। अब क्या किया जाए? कुमार विश्वास को लगा कि जिस व्यक्ति को, उनको लगा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मैं ही तो उनको आगे लाने वाला हूँ। अन्ना हज़ारे के आंदोलन में मैंने उनको स्थापित किया और स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसी भूमिका के आधार पर जब उन्होंने दावेदारी शुरू की उसी गलियारे में, तो उसके बाद उनका रंग भी धीरे धीरे फीका पड़ता गया। अब कुमार विश्वास, ये वो कुमार विश्वास नहीं है जो राम की शक्ति पूजा का पाठ सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से मंच पर किया करते रहे और स्वयं भी हास्य और व्यंग की दुनिया में उनका अच्छी उनकी पकड़ रही। बीच में कुछ देर उनका मोह भंग भी हुआ जब केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने सभी साथियों को, जिनमें पत्रकार आशुतोष भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, कुमार विश्वास भी थे, इन सबको धीरे धीरे इन सबसे मुक्ति पा ली। उसके बाद मित्रों हुआ ये कि फिर ये लोग लौट आए, कुमार विश्वास लौट आए अपने कवि सम्मेलनों पे। यद्यपि कवि सम्मेलनों में उन्होंने अपनी जो दर थी वो बहुत ऊंची कर दी थी। उनको सामान्य रूप से कोई आयोजक बुलाने का जोखिम उठाना मुश्किल समझता था। बहरहाल चल निकले, कविता की दुनिया में फिर से लौट आए और थोड़े सुखी रहे। लेकिन उसके बाद फिर महत्वाकांक्षा जाग पड़ी राजनीति की, और महत्वाकांक्षा के दृष्टि उसकी नज़र में, उसके मद्देनज़र इन्होंने एक बार फिर से आंदोलनों की और आरोपों की बौछार जो है वो शुरू कर दी कुमार अपने अरविंद केजरीवाल पर। और यहाँ तक ये कह डाला कि ये व्यक्ति तो खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का कोई तार्किक आधार, ये सपने केजरीवाल ने अचानक तो नहीं देखे होंगे। सपने देखे होंगे तो तब देखे होंगे जब इनके सबका एक साथ था, सबका एक गुट था। लेकिन उसके बाद अब अचानक उसको नीचा दिखाने के उद्देश्य से इन्होंने एक मामला किया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अब इनको एक वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई। अब सुरक्षा के मद्देनज़र कवि सम्मेलन में भी भाग लेने जाते हैं तो वहाँ वायु श्रेणी के अंगरक्षक साथ जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है मित्रों। कहने का अर्थ ये है कि ये चीज़ें अच्छी शोभा, शायद लगता है कि शोभा नहीं देती। राजनीति में जाना हो तो सैद्धांतिक रूप से जाइए। डॉक्टर लोहिया ने भी अपना लेखन कार्य भी जारी रखा, राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक सफल आयाम, अपने लिए एक स्थान बनाया। लेकिन सत्ता के गलियारे में घुसने की महत्वाकांक्षा कभी उन लोगों ने नहीं पाली, इसलिए वो लोग आज भी जिंदा हैं। और ये अब कुमार विश्वास के बारे में अब ये जो नई जो एक प्रकार से जो बहस छिड़ी है, वो बहस इस बात को लेकर छिड़ी है साहित्य के क्षेत्र में, जब उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रतिरोध दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी शैली में किया और हास्य कवियों पर भी एक टिप्पणी जो है, कटु टिप्पणी कर डाली। उसके बाद अब क्या हुआ कि 40 कवियों का एक ज्ञापन तैयार किया गया, जो ज्ञापन जो है प्रसारित किया गया, एक वक्तव्य तैयार किया गया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की आलोचना की गई। लेकिन ये चीज़ें लगता नहीं है कि 40 कवियों के ज्ञापन या 40 कवियों के बयान के बाद स्थितियाँ बदल जाएंगी, ऐसा नहीं लगता। मूल रूप से मुद्दा वही है मित्रों की कलम की यात्रा जो है, इसमें बहुत सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हाशिए पर सरकाना पड़ता है। वरना कोई आप एक तरफ रह जाइए, वरना वो शायर रुझानी वाली पंक्ति है ना कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। अगर सुविधा भोगी होना है तो सुविधा भोगी जीवन जिए, आपको अधिकार है इस बात का। लेकिन अगर
कलम की राह पे चलना है तो ये रास्ता बहुत ही टेढ़ा है, बहुत ही मुश्किल है। इस पे अपनी अस्मिता, अपनी लाज, अपनी आबरू बचा कर रखना छोटी-मोटी बात नहीं है मित्रों। और इन्हीं इन्हीं कुछ एक विचार बिंदुओं के साथ मैं आपके लिए बहुत सारी चिंतन की सामग्री छोड़े जा रहा हूँ कि सोचिए इस बारे में और अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।